गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा छाप सकती है, फिर ऐसा क्या रीज़न है कि गवर्नमेंट नोट छाप छाप कर गरीबी ख़त्म क्यों नहीं करती? $1 के मुकाबले में PKR 285 रुपये पे हैं। ये कौन बैठ कर डिसाइड कर रहे हैं? अगर कोई डिसाइड भी कर रहा है तो हम मान क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ हिस्ट्री में कि सब कंट्रीज़ अपनी अपनी करेंसी छोड़कर $US को ग्लोबल करेंसी बनाएं? ऐसी क्या चीज़ हुई कि लोग पेड़ के टुकड़े के लिए, कागज़ के टुकड़े के लिए सुबह जाके शाम को आते हैं, दुकानों में, ऑफिस में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम करते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक ही चीज़ में है कि पैसा है क्या और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सेकंड हैंड चीज़ बेचनी हो तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक पुराना मोबाइल है और आप कहते हैं कि इसको मैं 1000 रुपये पे बेचूंगा और आपके दरवाजे पे 1000 लोग आकर खड़े हो जाए कि इस मोबाइल को मैं ख़रीदूँगा, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो आप मोबाइल का प्राइस 5000 कर देंगे। अगर इसके बावजूद भी 100 लोग भी आपके दरवाजे पे फिर भी खड़े रहें तो आप प्राइस मज़ीद बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक एक बंदा ना रहे मोबाइल ख़रीदने वाला। ठीक इसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी प्राइस ऐसी ही डिसाइड होती है। इसको नाम दिया गया है डिमांड एंड सप्लाई। जब आप एक फ्रूट की दुकान पे जाते हैं और आप देखते हैं कि एप्पल का रेट ज़्यादा है और अमरूद का रेट कम है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एप्पल का कलर बहुत खूबसूरत है। इसका साफ मतलब यही है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इसकी रेट ज़्यादा है। आप हर रोज़ सुनते हैं कि प्याज की कमी हो गई, टमाटर की कमी हो गई, उसका रेट बढ़ गया, फ़िलहाल चीज़ का रेट बढ़ गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि उसकी सप्लाई में कमी आ गई और डिमांड उस तरह बरकरार रहता है, तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने 100 कार बना दिए और उसका प्राइस रख लिया है 10 लाख रुपए। अब जिसके पास पैसे होंगे वो जाकर कार ख़रीदेंगे और बाकी जिनके पास पैसे नहीं है तो ज़ाहिरी बात है वो बाइक से काम चलाएँगे या किसी और तरीके से। तो एक दिन अचानक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करके और लोगों में तकसीम कर देती है। इससे क्या होगा कि इसमें बहुत सारा पैसा मार्केट में आ जाएगा, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। अब जिस कंपनी ने 100 कार बनाए हुए हैं, अब उनके पास अगर पहले 100 बंदे जाते रहे 10 लाख रुपए पे, तो अब उसके सामने 1000 लोग खड़े हो जाएंगे, 5000 लाख और लोग उसके पास जाएंगे कि हमने कार ख़रीदना है, क्योंकि उनके पास पैसे आ जाएंगे। जब वो देखेंगे कि बहुत लोग आए हैं तो वो उसी तरह प्राइस बढ़ाते रहेंगे जब तक 100 कारों के लिए 100 बंदे नहीं रहेंगे, जिस तरह हमने एक पुराने मोबाइल बेचने के लिए, सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए किया था। एक दफ़ा अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे ने भी ऐसा किया था, नोट छाप छाप कर लोगों में बांटने शुरू किए कि हम अपनी इकानमी सही कर रहे हैं। उस टाइम उनकी इकानमी बर्बाद हो गई। लोग पैसे बोरियों में भर भर कर ब्रेड खरीदने जाते थे, बच्चे इस तरीके से टॉफ़ी खरीदने जाते थे। गवर्नमेंट के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ेगी और कोई काम नहीं होगा। बेहतरी तब आएगी जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे, सर्विसेज बढ़ेगी। अगर सरकार इस तरीके से नोट छापते रहें तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी एक चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है। ये ओवरऑल गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर आप इसको सही तरीके से देख ले तो आपका जो रखा हुआ सेविंग अकाउंट में पैसा होता है वो एक तरीके से कम हो जाता है इन्फ्लेशन बढ़ने से। इन्फ्लेशन परसेंटेज अगर 5% है, जो चीज़ आपको 100 रुपये में अभी मिल रही हो सकता है कि वो पहले 95 रुपये पे मिल रही हो। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे साल बाय साल महंगाई ने लोगों के जेब खाली की। देखिए, फाइनेंस में हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे आकर रुक जाती है, लेकिन इससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि ये पैसा है क्या चीज़। अभी आपको ये एक कंसेप्ट से सब चीज़ें समझ आ जाएगी। ऑल ओवर द वर्क अगर आप देखेंगे तो आपको अगर कोई पैसा देता है तो ये पैसा आपको क्यों देता है? आपको कोई पैसा अगर तब देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हैं या कोई काम करते हैं। ऑफिस में आपको सैलरी तब मिलती है जब आप उसके बदले में कोई काम करके देते हैं। आप दुकानदार को पैसे तब देते हैं जब वो आपको उसके बदले में कोई चीज़ देते हैं। तो एक तरह से मनी इक्वल टू वैल्यू, और टाइम टू टाइम मनी को मुख्तलिफ चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि पहले के टाइम पे लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उन चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ाया जो लंबे अरसे तक ख़राब ना हो, जिसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। एक टाइम पर गोल्ड को लेकर ट्रेवल करना, उसकी सिक्योरिटी रखना, उसमें मिलावट का ख्याल रखना, ये बहुत मुश्किल हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि आपको अपने जो गोल्ड है उसको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर आप ये अपना गोल्ड गवर्नमेंट को डिपॉजिट करें, उसकी सारी सिक्योरिटी गवर्नमेंट करेगी और आपको उसके बदले में एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं। और इस रिसिप्ट के ज़रिए से आप ट्रेड भी कर सकते हैं। आपको गोल्ड लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलकर ये जो रिसिप्ट है ये मनी में कन्वर्ट हो गया। असल में इस कागज़ के टुकड़े की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। ये असल में सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है, लेकिन इस कागज़ की कदर तब बढ़ती है जब गवर्नमेंट आपके साथ ये वादा करती है, आपको ये भरोसा देती है कि आप ये नोट पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी भी जगह पे जाए, आप अपने मुल्क में किसी भी जगह पे जाए और इस पे जितना अमाउंट लिखा हुआ है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। एक नॉर्मल कागज़ में और करेंसी में ये फ़र्क होता है कि करेंसी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया होता है, वादा किया होता है। इस वादे की इतनी वैल्यू होती है कि इस पे हर कोई ट्रस्ट करता है।
ये आपने देखा होगा जैसे बड़े नोट 50, 100, 1000 वाले ख़त्म हो गए थे तो इससे गवर्नमेंट ने अपना जो वादा था, अपना जो भरोसा था वो उसको वापस ले लिया था, जिसके बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, वो एक कागज़ का टुकड़ा ही रह गया। अब मुल्क के अंदर तो इस कागज़ के टुकड़े से ही हर जगह पर ट्रेड हो जाती है, लेकिन अगर मुल्क से बाहर ट्रेड करना होगा तो इस सूरत में क्या होगा? यूएस और पाकिस्तान अगर आपस में ट्रेड करेगी तो इस सूरत में क्या होगा? क्या आप यूएस में जाकर आप ये कहेंगे कि ये जो ग्रीन नोट है जिस पे 500 रुपये लिखे हुए हैं, इसमें हम आपको वचन देते हैं, हम आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि ये आप कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको 500 रुपये का बराबर की वैल्यू मिलेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों माने आपके गवर्नर का प्रॉमिस? ना हम उनके बात को क्यों माने? मान लो किसी सिचुएशन में हमने उनसे डॉलर ले भी लिए तो हम उस डॉलर के साथ करेंगे क्या? क्योंकि पैसा तभी पैसा बनता है जब उसकी एक्सेप्टेंस हो, और उस वक्त हर मुल्क के पास यही मसला था। कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर हर कंट्री को यकीन हो। मान लो कि आप यूएस के साथ ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपने रशिया के साथ ट्रेड करना है और रशिया ये कहे कि हम यूएस डॉलर लेंगे नहीं, तो इस केस में हुआ ये कि यूएस डॉलर सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड करने में काम आएगी। ऐसे में तो मेडिसिन वाला आपसे अलग करेंसी लेगा, ग्रॉसरी वाला अलग करेंसी लेगा, ऐसे में तो आपको हर करेंसी में कमाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम ये चीज़ अच्छी थी कि गोल्ड में और सिल्वर में हर कंट्री को ट्रस्ट था, लेकिन इतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर को लेके जाना आसान भी नहीं था। इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए लाया गया गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें हर एक कंट्री की करेंसी गोल्ड के साथ अटैच की गई। अटैच करने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे 1 ग्राम सोने की कीमत है 200 रुपये। अगर कोई 200 रुपये लेके आएगा तो उसको 1 ग्राम सोना मिलेगा। अगर कोई 1 ग्राम सोना लेके आएगा तो उसको 200 रुपये मिलेंगे। जैसे यूएस ने अनाउंस किया है कि 1 ग्राम का सोने की कीमत $2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि $2 की कीमत 200 रुपये हो गई और $1 की कीमत 100 रुपये है। इसके बाद जब दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करेगी तो उनको एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये करेंसी हम कभी भी किसी भी टाइम पे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, ले रहे हैं, हम एक टाइम पे उसको ले जाए और उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए ये रूल बनाया गया है कि एक कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती है जितना उनके पास गोल्ड हो, ताकि अगर कोई कंट्री उसको अपनी करेंसी वापस करे वो इस पोजीशन में हो कि वो उस कंट्री को गोल्ड वापस कर सके। ऐसा करने से हर कंट्री ने आपस में ट्रेड स्टार्ट कर दिया। एक्चुअल में ट्रेड तो सारा गोल्ड पे हो रहा था, लेकिन ये करेंसी जो थी वो एक मिडलमैन के काम कर रही थी, एक मिडल में काम कर रही थी। आप सोचेंगे कि ये गोल्ड का सिस्टम इतना सही था तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को ख़त्म क्यों किया गया और हटाया भी गया है? तो डॉलर को बेस करेंसी क्यों बनाया गया है? देखो, जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई तो कंट्रीज़ को अपने मुल्क बचाने के लिए उन्होंने बुल्क में हथियार खरीदने शुरू कर दिए, और ये इतनी बड़ी क्राइसिस थी कि हर कंट्रीज़ के पास जो एक्सचेंज के लिए गोल्ड था उन्होंने उससे हथियार खरीदने शुरू किए, और हथियार का सबसे मेन सप्लायर यूएस था, और धीरे धीरे सारा सोना यूएस के पास पहुंचने लगा। ये जो वार बढ़ने का जिसको जुनून था तो ये कंट्री बाय कंट्री उसका पैसा गोल्ड सारा ख़त्म करके गया। जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो गया तो कंट्रीज क्राइसिस से गुजर रही थी, क्योंकि गोल्ड ख़त्म हो गया था जो कि बेस है ट्रेड का। ट्रेड होगा फिर कहाँ से, और करेंसी प्रिंट होगी कहाँ से? क्योंकि गोल्ड मैक्सिमम गोल्ड जो था वो यूएस के पास पहुंच गया था। धीरे धीरे कंट्रीज ट्राई कर रही थी अपनी कैपेसिटी में अपनी इकोनॉमी को संभालने की, लेकिन तब तक वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाती है और ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वार थी। इस बार कंट्रीज लिटरली कर्जे में डूब चुकी थी। यूएस ने हथियार का जम के एक्सपोर्ट किया और यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो आसमान छूने लगा। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था। वही दूसरी तरफ बाकी कंट्री सारे कर्जे में थी। इस केस में जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, यानी गोल्ड जो करेंसी के साथ अटैच था, वो कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे नोट छाप रही थी। जब गोल्ड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगी तो कमाई कैसे होगी? इसको लेकर कंट्रीज मीटिंग करती है। 1944 में 44 कंट्रीज बैठकर एक मीटिंग करती है जिसे ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। बेसिकली इसमें IMF और IBRD ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है। IBRD का काम था कि जो कंट्रीज वार में ख़त्म हो चुकी है उनकी मदद करे, रिवोल्ट कर दे, उनके इकोनॉमी स्टेबल कर दे। आज के दौर में ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के नाम से याद किया जाता है। और IMF के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है, इसको ज़रूर वॉच करें। IMF के बारे में कैसे बना और क्या काम करता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज के डेट में भी अगर कोई मुल्क इकोनॉमिकली पनसती है तो IMF ही उसकी मदद करती है, तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट करती है। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि बाकी ममालिक के पास गोल्ड नहीं है तो वो US डॉलर में ही ट्रेड शुरू कर ले। US डॉलर में ही क्यों, बाकी में क्यों नहीं? क्योंकि वो US वाहिद ऐसी कंट्री थी जिसके पास गोल्ड का स्टॉक बहुत ज़्यादा था और वो उस गोल्ड के हिसाब से और मज़ीद US डॉलर छाप कर
पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर सके। और सेम डे पे यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि अगर कोई यूएस डॉलर लेके आए तो हाँ वो गोल्ड में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कोई गोल्ड लेके आए तो वो यूएस डॉलर में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने 1 औंस की गोल्ड की प्राइस $35 रखी। तो हुआ यूँ कि हर कंट्री के पास किसी न किसी एक रिसोर्सेज में बेहतर होती है, तो वो इसमें कर ये सकती है कि वो बाकी ममालिक के साथ उस रिसोर्सेज के वजह से ट्रेड कर सके और अपनी जो रिज़र्व है वो गोल्ड के बजाय डॉलरों में जमा करते जाएँ, अपना रिज़र्व बढ़ाए। डॉलर का रिज़र्व होना यानी गोल्ड का रिज़र्व होना है, ये तरीका बन गया है ट्रेड करने का, और ट्रेड करने के साथ साथ अपने इकानमी को भी सुधारने का। ऐसा कर करके यूएस डॉलर हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर रिजर्व हो गए और ये एक किस्म के ग्लोबल करेंसी बन गई। इस दौरान हुआ ये कि वियतनाम के साथ अमेरिका की वार स्टार्ट हो गई और इसमें यूएस की इकानमी भी डिप कर गई। यूएस ने गोल्ड रिजर्व के हिसाब से डॉलर ज्यादा प्रिंट किए और उधर दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज की इकानमी बेहतर हो रही थी। 1965 में चार्ल्स डी गालियो जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी नेवी भेजी, डॉलर शिप में बेचकर अमेरिका में गोल्ड में कन्वर्ट किया और अपने मुल्क में वापस शिप के जरिए ले आए। ये देखकर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी यही करने लगी, डॉलर जमा करके गोल्ड उसे लेके वो अपनी कंट्रीज में लाने लगे। और अमेरिका ने गोल्ड के वैल्यू से ज्यादा अब डॉलर प्रिंट कर रखे थे जो कि पूरे दुनिया में घूम रहे थे। तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से गिर रहा था और यूएस की इकोनॉमी भी गिर रही थी। 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दी। इसका मतलब सीधा साधा यही है कि अब डॉलर को गोल्ड में और गोल्ड को डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी बोलते हैं। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक झटका था, लेकिन पूरी दुनिया तमाम ममालिक के पास डॉलर में रिजर्व थे। कंट्रीज की मजबूरी बन गई डॉलर्स में ट्रेड करना और इसी तरह से डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आ गया। असल बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा और किसी की कम क्यों होती है और ये डिसाइड कौन करता है। 1947 में $1 बराबर था 3.13 रुपये का, जो कि आज के डेट में $1 285 रुपये से प्लस में है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? देखिए, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। हर कंट्री की एक अलग करेंसी होती है। अगर आपको कोई चीज़ या सामान लेनी हो तो आप पर्टिकुलरली उस कंट्री की करेंसी में ही वो चीज़ खरीद पाएंगे। जब आप किसी कंट्री के विजिट करते हैं तो सबसे पहले आप करेंसी उस कंट्री के एक्सचेंज करवाते हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे कुछ चीज़ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन भी कोई यूरोप की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यूएस डॉलर में या यूरो खरीदनी पड़ती है। इसके बदले पाकिस्तानी रुपये देने पड़ते हैं जिसको एक्सचेंज बोलते हैं। फिर तब आप कोई चीज़ खरीद पाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें इसलिए पता नहीं चलती कि बैक एंड पे आप ये सारा काम बैंक करता है। जो भी ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसकी रिसोर्सेज सर्विसेज अच्छी हो, बेहतर हो और उस चीज़ की डिमांड होती है, तो बाकी ममालिक में उस मुल्क की करेंसी की डिमांड होती है, उस करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। बाकी कंट्रीज अपनी करेंसी देकर उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी खरीदते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो उस मुल्क की करेंसी ऊपर चली जाती है। अगर एक ब्रेड के पैकेट पाकिस्तान में 100 रुपये पे हैं और एग्जैक्ट सेम ब्रांड का ही ब्रेड के पैकेट यूएसए में $2 का है, यूएस के अंदर $10 का है। अगर हम एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं तो 100/10 कर लेते हैं, तो ये भी एक किस्म का एक्सचेंज रेट है। इस एक्सचेंज की भी मुख्तलिफ अकसाम है। ये जो ब्रेड का एग्जाम्पल हमने दिया है इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि डिमांड एंड सप्लाई पे तब्दील होते रहते हैं। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। कुछ कंट्रीज आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर देती है, जैसे सऊदी अरबिया और यूएस के अंदर फिक्स है। $1 बराबर है सऊदी रियाल के 3.76 के। इसका डिमांड और सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा होता है मैनेज एक्सचेंज रेट। इसमें रेंज होती है, इससे डॉलर ऊपर या इससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि सागदार साहब ने कहा था कि 225 से डॉलर ऊपर नहीं जाएगा, बेशक नीचे चला जा सकता है, 200 से नीचे आएगा, लेकिन IMF ने काफ़ी जोर लगाकर उस डॉलर को कहा है कि इसको फ्लोटिंग में रहने दो, इसको ओपन रहने दो, कि मार्केट के साथ जाने दो। फिर IMF के ज़्यादा प्रेशर की वजह से सागदार को वो स्टेप वापस लेना पड़ा और उन्होंने डॉलर को फ्लोटिंग एक्सचेंज पे छोड़ दिया। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।